चलो तो हम आगे का केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें जो करना है नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर वो करना है सिग्निफिकेंस ऑफ के वही जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसका, मतलब उसका हम थोड़ा समझेंगे उसके बारे में थोड़ा और क्या क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ के। ठीक है, तो के एक्चुअली में क्या है, मतलब प्रोडक्ट का कुछ भी, या तो कंसंट्रेशन ले लो या प्रेशर ले लो बाय रिएक्टेंट का, ये हमारा के है। ठीक है, जनरलाइज फॉर्म। तो अगर मैं अपना इसमें पहला केस लिखूँ, व्हेन के इज़ वेरी हाई, अगर के की वैल्यू हमारी वेरी हाई हो तो उससे हम क्या क्या कॉन्क्लूजन्स निकाल सकते हैं देखेंगे। कि अगर हाई है तो मतलब मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि कुछ इतना होगा कि मान लो 10⁻³ बोल दी, ये भी के की बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू है, यानी कि रिएक्शन बहुत अच्छी खासी हो रही है। अगर के की वैल्यू 10⁻³ है तो यानी कि ग्रेटर देन कितना होगा, 1000, 1000 से बड़ा है, मतलब 10⁻³ इज 1000। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट जो है हमारा इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट के कंपैरिजन पे इक्विलिब्रियम पे बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि रिएक्शन के ज़्यादा है यानी कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है हमारी, और यानी कि प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारा रिएक्टेंट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अब हम कुछ कंक्लूजन्स निकालना चाहें इसमें, तो ये लिख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया होगा हमारा, मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करूँ मैं, हाई होगी या लो होगी बताओ। मैम हाई। लो बोल रहे हो खुशबू, थोड़ा प्लीज तेज से बोलो। नो मैम हाई। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज हाई, डिसोसिएशन मतलब कितना वो डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट बना रहा है, वो ज़्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं यानी कि रिएक्टेंट हमारा ज़्यादा डिसोसिएट हुआ होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज हाई। और रिएक्शन क्या है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी, मतलब सारे के सारे रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, इसका मतलब रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। ठीक है, Yes, sir. इस दूसरा केस देख लेते हैं, व्हेन के इज वेरी लो। तो लो में ये वाला हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं कि के इज लेस देन 10⁻³। क्या के इज लेस देन, मतलब 10⁻³ नहीं, सॉरी 1/10⁻³। तो ऐसा कुछ बोल सकती हूँ कि 1/1000 से भी कम है, तो ये वैल्यू बहुत 0.001 आ रही होगी, 0.0001। ठीक है, तो यानी कि के की वैल्यू इतनी ज़्यादा कम है, 10⁻³ से ज़्यादा कम। तो इस Yes, केस sir. में उल्टा हो जाएगा, अब क्या होगा, रिएक्टेंट की जो इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन होगी वो कुछ बहुत ज़्यादा हाई होगी एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। ठीक है, उधर सारा का सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया था, यहाँ पे क्या है, बहुत कम रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ होगा। अ वेरी लिटिल रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। डीओडी कैसा होगा, हाई या लो? मैम लो। डीओडी इज वेरी लो, क्योंकि रिएक्टेंट डिसोसिएट हो ही नहीं रहा, प्रोडक्ट में जाने के लिए बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, और रिएक्शन प्रोसीड्स अप टू वेरी लिटिल एक्सटेंट, रिएक्शन बहुत ही कम अमाउंट में गई होगी, रिएक्शन प्रोसीड्स अप टू वेरी लिटिल एक्सटेंट। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स आई होप क्लियर होंगे, सिंपल था, इनमें कुछ नहीं था। Yes, sir. कुछ हो डाउट तो पूछ लेना। ठीक है, कि अगर मॉडरेट हो, मतलब ना उसकी ज़्यादा कम वैल्यू है ना कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो के में अप्रॉक्सीमेटली 1 अगर इसको बोल दूँ तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे अप्रॉक्सीमेटली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी। अगर मॉडरेट है यानी कि रिएक्शन मॉडरेटली फॉरवर्ड में जा रही है, मॉडरेटली बैकवर्ड में भी जा रही है, तो ठीक है, बोथ reactant and product are present in सिग्निफिकेंट अमाउंट, अच्छी खासी अमाउंट में दोनों ही प्रेजेंट है। अब जो हमने केसेस करे, मतलब बेसिकली 3 तो हमें काफ़ी बार देखने को मिल जाएगा, ऐसे 1 और 2 की बात कर रही हूँ, तो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, अगर हम इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की बात करें,
इनसॉल्युबल सॉल्ट्स कौन से होते हैं? बेसिकली क्या होता है, इनसॉल्युबल इन्हें बोलते हैं, लेकिन जैसे स्पेरिंगली सॉल्युबल वैसे होते हैं एक्चुअली में। स्पेरिंगली सॉल्युबल मतलब क्या, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में, बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट उनका सॉल्युबल होगा, ठीक है। तो इनका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है? AgCl, AgBr। एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रोड करते हो जिसमें ये सारे यूज़ होते हैं, AgCl काफ़ी यूज़ होता है, मतलब Yes, ma'am. मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का जो इलेक्ट्रोड होता है, तो ये सारे सॉल्ट्स उसी में यूज़ होते हैं। AgI, PbCl2, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? इनसॉल्युबल यस सॉल्ट। मैम, जो प्रेसिपिटेट बनाएंगे। हाँ, इलेक्ट्रोड मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इनकी ऐसे रिएक्शन, मतलब बेसिकली सॉल्युबल वाली हम रिएक्शन देखेंगे कि सॉल्युबल हो रहे हैं, बस इनका फेस चेंज हो रहा है। AgCl सॉलिड है, इसे मैंने क्या वाटर में डिसॉल्व किया, और ये क्या बनाएगा? Ag प्लस प्लस Cl माइनस, एक्वस एक्वस। तो इसका K जो होगा वो कितना होता है? 10⁻⁻10 अप्रॉक्सीमेटली, मान लो इतना है। तो ये क्या है? ये है, बहुत लो वैल्यू है। तो अगर मैं इसे फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करूं तो इस डायरेक्शन में इसका K कितना है? बहुत कम है, यानी कि Ag सॉलिड Ag प्लस और Cl माइनस आयंस क्या है? बहुत कम बना रहा है, क्योंकि इसका K देख रहे हो कितना कम है। अगर Yes, मैं ma'am. इस रिएक्शन को उल्टा लिख दूं, Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, AgCl सॉलिड प्लस H2O, तो इस रिएक्शन का K क्या हो जाएगा बताओ? मैम उल्टा हो जाएगा, Large हो 1 अब 10 के पावर 10 हो जाएगा। 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये बहुत हाई वैल्यू है, यानी कि Ag प्लस और Cl माइनस आयंस की Ag सॉलिड में जाने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से वाले सॉल्ट्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा इनसॉल्युबल होंगे, मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल होंगे वाटर में, क्योंकि देख रहे हो उनका K जो है कितना लो है, मतलब सॉल्युबल होने का लो है और इनसॉल्युबल होने का बहुत ज़्यादा है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का K इज़ वेरी लो, बैकवर्ड रिएक्शन का K इज़ वेरी हाई, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये था इसके बारे में। तो ये बस के के बारे में हमने चीज़ें थोड़ी बहुत सीख लेके, अब हमें कहीं के दिखेगा तो हम इंटरप्रेट कर पाएंगे थोड़ी बहुत चीज़ें, ठीक है ना। आगे हम आते हैं नेक्स्ट अपना रिएक्शन क्वेश्चन पे। क्वेश्चन, अब ये क्या है? होता तो सिमिलर टू क्या है, के इक्वल होता है, लेकिन के जो है, के हम सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम पे हम अपना डिस्क्राइब कर सकते हैं। किस टाइम पे कर सकते हैं? इक्विलिब्रियम पे, यस मैम। ठीक है। के की वैल्यू बस इक्विलिब्रियम पे होती है, तो अगर के नहीं होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? क्यू होगी। अगर हम किसी भी टाइम पे ले रहे हैं, इसका एक्सप्रेशन तो सेम होता है, इट हैज सेम एक्सप्रेशन एज के, ठीक है। बट क्यू कैन बी डिफाइंड एट एनी टेम्परेचर टाइम, सॉरी एट एनी टाइम, while k is defined at equilibrium. तो अगर ए बी की एक रिएक्शन है, इसका क्यू लिखना चाहूँ, ये बी और ए होगा, और मैं अगर इसका के लिखूंगी तो क्या लिखूंगी? बी की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ए की कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो ये डिफरेंस है क्यू और के में। क्यू मैं किसी भी टाइम पे निकाल सकती हूँ, इनिशियल रिएक्शन जब शुरू हुई है तब निकाल सकती हूँ, रिएक्शन जब खत्म होने वाली तब निकाल सकती हूँ, कभी भी निकाल सकती हूँ एक्सेप्ट एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम पे आ गए तब जो ये क्यू होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? के इक्वल। तब हम के की बात करेंगे, ना कि क्यू की, ठीक है। ये तो केसी था। अगर प्रेशर के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रियम एट अपॉन प्रेशर ऑफ ए एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो क्यू एट एनी टाइम। तो अगर मैं बात करूं टाइम इज इक्वल टू जीरो है, मतलब एकदम जीरो टाइम की बात कर रहे हैं, तो उस पर क्या होगा? सिर्फ रिएक्टेंट्स ही प्रेजेंट होंगे, Yes, ma'am. ओनली रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी मतलब प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैम 0। यस, जीरो हो जाएगी। प्रोडक्ट की वैल्यू जीरो होगी तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइन। नहीं नहीं, नॉट डिफाइंड की होगी, प्रोडक्ट तो ऊपर ही आता है ना। अच्छा यस मैम, अच्छा, सॉरी yes, 0। sir. यस मैम जीरो 0। जीरो होगी, ठीक है। तो P जीरो है तो Q भी जीरो हो जाता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं फिर क्या एट टाइम इज इक्वल टू जीरो Q हमेशा ही जीरो होगा? क्या Reaction start ही नहीं होगी. नहीं, देखो हो सकता, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम रिएक्शन में पहले से ही प्रोडक्ट की अमाउंट रखे कुछ ना कुछ,
Yes. है ना, तो उस केस में क्यू 0 नहीं होगा, तो ये हमेशा ट्रू नहीं है कि एट t इज इक्वल टू 0 क्यू 0 होगा, ठीक है। तो लिख लो, बट इफ देयर इज सम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, अगर थोड़ा सा प्रोडक्ट मैं पहले से ही ले लूँ, रिएक्शन शुरू होने से पहले से अपने रिएक्शन मिक्सचर में डाल दूँ, तो उस टाइम पे क्यू मेरा 0 नहीं होगा। इज टेकन इन द स्टार्टिंग, देन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। हम इसको लिखे साइड बाय साइड या फिर स्क्रीनशॉट पे, या फिर आप इसका पीडीएफ सेंड करो। पीडीएफ में दे दूंगी, लेकिन क्वेश्चंस तो लिख लिया करो, ठीक है, भले ही थ्योरी मत इज ऑलवेज 0, ठीक है, ये चीज याद रखना। चलो, एट इनिशियल स्टेजेस, अगर मैं इनिशियल स्टेजेस की बात करूं, मतलब जैसे रिएक्शन शुरू हुई है उसकी बात करूं, एट इनिशियल स्टेजेस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना, क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियली क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, प्रोडक्ट की क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, यस सॉरी, मैम इंक्रीजिंग। इंक्रीज ही होगी, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, तो क्यू बढ़ेगा ना, यूज टू रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट है ना। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, बी बाय ए सिमिलर टू के, यस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट नहीं है कुछ भी, यस प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, जैसे के था ऐसे ही क्यू है हमारा। ओके। तो ठीक है, प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट कम होगा। इनिशियल स्टेजेस में तो क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जाएगी, जैसे हमने सिर्फ रिएक्टेंट डाले हैं, रिएक्टेंट्स डाले हैं अपने, और जैसे फिर रिएक्शन शुरू हुई है तो रिएक्टेंट्स कम होने शुरू होंगे, प्रोडक्ट्स बनने शुरू होंगे, तो मेरी क्यू की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन ये कब तक इंक्रीज होगी, मैम इक्विलिब्रियम तक। इक्विलिब्रियम तक, इक्विलिब्रियम के आगे इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे हम कह सकते हैं कि क्यू मैक्स है, ऐसे कह सकते हैं। चलो देखते हैं आगे, तो केसेस करते हैं कुछ इसी के अंदर। केस 1, अगर Q कम है मेरा K से, ठीक है, तो यानी कि अगर Q मेरा K से कम है, तो दैट मीन्स प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कम है प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम से, ये मानते हो, यस मैम। क्योंकि Q कम है यानी कि रिएक्शन अभी तक इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंची है, तो यानी कि प्रोडक्ट भी जितना इक्विलिब्रियम पे होगा उतना नहीं बना होगा, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड। हाँ, तो रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कब तक, टिल इक्विलिब्रियम तक, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टिल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली दूसरा केस कर लें, केस 2, Q ग्रेटर देन K, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी प्रोडक्ट से, ऐसा कब हो सकता है, नहीं प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम, मैम सॉरी, यस मैम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम से, ऐसा कब होगा, रिएक्शन खुद से तो पहुंच नहीं जाएगी, अगर इक्विलिब्रियम पे जाएगी तो फिर तो क्या होगा, अमाउंट सेम हो जाएगा फॉरवर्ड बैकवर्ड का, तो अगर खुद से स्पॉन्टेनियसली तो रिएक्शन इस पोजीशन पे कभी पहुंच नहीं पाएगी, क्या उसका प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाए प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम से। हम क्या कर सकते हैं, हम जैसे मान लो इक्विलिब्रियम आ गया, उसके बाद हम कुछ अमाउंट क्या डाल दें, प्रोडक्ट के ऊपर से डाल दें रिएक्शन मिक्सचर में, अब क्या हो गया, प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा हो गई, अब रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम, उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब वो वापस इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए क्या करेगी, बैकवर्ड रिएक्शन जाएगी, प्रोडक्ट के वापस से प्रोडक्ट को इक्विलिब्रियम पे बनाएगी, ठीक है। तो इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, देखो, इक्विलिब्रियम हैज रीच्ड, एंड वी add product from outside, इक्विलिब्रियम आ गया और हमने प्रोडक्ट डाल दिया है, from outside this reaction takes place in backward direction। ये चीज समझ आ रही है वैसे, अगर ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। in backward direction at equilibrium if we decrease reactant, तब भी अगर मान लो इक्विलिब्रियम है, ठीक है, इक्विलिब्रियम आ गया है, अगर मैंने उसमें से रिएक्टेंट निकाल दिया, अब कहाँ जाएगी रिएक्शन, फॉरवर्ड, कहाँ पे, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में,
रिएक्टेंट डिक्रीज करता है, रिएक्टेंट डिक्रीज किया है तो देखो क्यू से बैकवर्ड में तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट क्या है? बैकवर्ड में देखो ये है पी इक्विलिब्रियम, ठीक है, ये मेरा सॉरी ये क्यू है मेरा और के क्या है, के इज, ठीक है। इसमें से देखो पहले कंडीशन में मैंने क्या किया, मेरा ये वाली कंडीशन अभी चल रही है, इक्विलिब्रियम चल रहा है मेरा रिएक्शन में, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इक्विलिब्रियम आ चुका है और मैंने क्या उसमें ऐड प्रोडक्ट किया है, प्रोडक्ट किया यानी कि मैंने न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ाई है ऊपर। अगर मैंने न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ाई थी तो ये वैल्यू क्या बन गई, ये ओवरऑल वैल्यू केसेस बड़ी बन जाएगी, है ना। अगर मैंने प्रोडक्ट बढ़ाया है तो के बड़ा, मतलब अब जो वैल्यू आएगी वो एक तो क्यू कहलाएगी और वो बड़ी होगी कैसे, क्योंकि अब इक्विलिब्रियम पे नहीं ना, ठीक है। अगर मान लो मैंने क्या किया, मैंने अब ये नहीं किया, मैंने ना रिएक्टेंट की वैल्यू डिक्रीज कर दी, अब क्या होगा के की इस पूरी वैल्यू पे इंक्रीज ही होगी ना। अब भी क्यू जो होगा ना वो भी मेरा के से बड़ा होगा, तो अब भी क्या होगा, जब क्यू के से बड़ा होता है तब मेरी रिएक्शन कहाँ जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ही जाएगी, ठीक है। जब क्यू के से कम होगा मेरी रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, वो चेंज अपोज होगा। हाँ खुशी पूछो। मैम इसको ली चैटलियर प्रिंसिपल से भी कनेक्ट कर सकते हैं कि बैकवर्ड में हाँ जाएगी। ली चार्टलेस प्रिंसिपल ने देखो क्या उसने डेफिनेशन दी ना अपनी, ये सब प्रूफ कहाँ से आता है, इन्हीं सब चीज़ों से तो प्रूव होता है ना, वही Yes, चीज़ है। ma'am. अभी ली चार्टलेस प्रिंसिपल आगे भी देखेंगे, लेकिन ये चीज़ तो बहुत इजी है, बस एक बार हम न्यूमरेटर बढ़ा रहे हैं, एक बार हम डिनोमिनेटर कम कर रहे हैं, तो मैथमेटिकली भी आ रही है ना ये चीज़ें, प्रूव हो रही हैं, देख पा रहे हो ना, क्योंकि उल्टा उल्टा मत बोल रहे हो, तो वो चीज़ भी समझ आनी चाहिए, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम वी डिक्रीज रिएक्टेंट, देन आल्सो reaction takes place in backward direction. थर्ड केस देखें तो Q इज इक्वल टू के, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, हाँ ये तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। तो जब K इक्वल हो गया तो यानी कि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम है। चलो अब एक क्वेश्चन देखो, A is giving B, KC is equal to 2, क्वेश्चन ना लिख लो, ठीक है, काफ़ी बार मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ता है। इनिशियली 1 मोल of A and 1 mole of B are taken in 1 liter container. A is identify direction of reaction. B, calculate concentration of A and B at equilibrium. Concentration of A and B at equilibrium. यही दो पॉइंट्स हैं। ए का आंसर क्या होगा, आइडेंटिफाई कर सकते हो? वन मोल हमने क्या लिया है इसका और 1 मोल इसका लिया है और हमें केसी दिया हुआ है 2 और हमें इसका इनिशियली ये दिया हुआ है T इज इक्वल टू 0। तो क्या होगी, कैसे पहचानेंगे हम डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, हम क्यू निकाल के देख लेंगे, केसी कितना दिया हुआ है 2, क्यू कितना होगा, ये क्या है 1 मोल दी हुई है, 1 मोल कंसंट्रेशन की, अगर हम कंसंट्रेशन पुट करेंगे अपने क्यू में तो हम क्या 1/1, क्योंकि 1 लीटर ही दिया हुआ है, ये भी 1/1, तो क्या आएंगे 1 मोलर के इक्वली आएंगे। तो क्यू में क्या लिखूंगी, बी की कंसंट्रेशन बाई ए की कंसंट्रेशन, तो इसकी वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो क्यू मेरा के से बड़ा है या के से छोटा है, फॉरवर्ड, तो रिएक्शन विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो हम ऐसे क्यू की वैल्यू निकाल के अपनी डायरेक्शन पता लगा सकते हैं, ठीक है। Yes, नेक्स्ट ma'am. कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी एट इक्विलिब्रियम निकाले, तो कैसे निकालेंगे, जैसे अभी तक हम क्वेश्चन मैम इक्विलिब्रियम तो 1 ही होगी। क्या एट इक्विलिब्रियम तो 1 ही होगी,
यस मैम। इनिशियल निकालना वन है और इक्विलिब्रियम पे भी 1 होगी, यानी कि कोई रिएक्शन हुई नहीं, यानी कि वो स्टार्टिंग से रिएक्शन पे है, मतलब स्टार्टिंग से ही वो इक्विलिब्रियम पे है। नो मैम। ठीक है, तो देखते हैं t इज इक्वल टू 0, 1 था 1 था, इक्विलिब्रियम पे मान लो 1 माइनस वाई, तो ये 1 प्लस वाई हो जाएगा। y अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है तो, क्योंकि स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स दोनों के 1 1 ही है, kc लिख लेते हैं 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। kc की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 है ना, यस तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी जो कि आती है 1/3। अब y की वैल्यू आ गई है तो a की कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, दैट इज 1 माइनस वाई, तो कितनी आएगी 2/3 आती है। और b की वैल्यू आएगी 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई विल बी 1 प्लस 1/3, तो ये कितनी हो जाएगी 4/3। आ गई डाउट इसमें? नो मैम। ये 1 प्लस वाई यहाँ से निकाला, यहाँ से देखो इक्विलिब्रियम पे a क्या हुआ 1 माइनस वाई, अच्छा चलो ओके y बी की का टाइम 0 पे 1 वोल्ट पहले से प्रेजेंट था ओके समझ क्या क्या मतलब जैसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यस है यहाँ पे y, सर यस जैसे सर ठीक है, इसे x ले लेते हैं, इसमें y ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यस टाइम 0 पे बी का 1 वोल्ट ऑलरेडी प्रेजेंट इस पे उसको काट दो टाइम सॉरी क्या क्या बोला? टाइम इक्वल्स टू जब 0 था तब बी का ऑलरेडी 1 वोल्ट प्रेजेंट था मतलब प्रोडक्ट का ऑलरेडी 1 वोल्ट था तो इसलिए आप 1 प्लस करें नहीं, आई डोंट नो तुम क्या कहना चाह रहे हो मुकुल, मैं समझ गया आ गया ना, ठीक है। अगर ये हो गया दोनों का और कोई डाउट नहीं है तो सेम क्वेश्चन अगर हम करें एट Kc इज इक्वल टू 1/2, अब क्या होगा? अब Kc देखो 1/2 है, Q हमारा कितना आया था 1 1 आया था, तो Q अब ग्रेटर देन Kc है, तो रिएक्शन कैसी होगी? बैकवर्ड यस, तो अब डायरेक्शन होगी बैकवर्ड डायरेक्शन। अब मुझे फिर से अब मुझे क्या निकालना है, सेम क्वेश्चन है तो मुझे अब A और B की कंसंट्रेशन भी निकालनी है इक्विलिब्रियम, तो वो कैसे निकालूंगी? तो T इज इक्वल टू 0, 1 1 तो था, इक्विलिब्रियम पे अब क्या है रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है, यानी कि बी ए में कन्वर्ट हो रहा है, तो अब मैं 1 माइनस वाई यहाँ कर देती हूँ और 1 प्लस वाई यहाँ कर देती हूँ, वाई यहाँ से डिसोसिएट हुआ और यहाँ पे प्लस वाई बन गया। यस मैम। ठीक है ना ये चीज़? अब मैं यहाँ पे Kc लिखती हूँ 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई विच विल इक्वल टू 1/2। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालो, वो भी 1/3 ही आएगी। ठीक है, 1/3 आएगी, सेम ही है क्योंकि ठीक है, ये बस रेसिप्रोकल में है तो ये भी रेसिप्रोकल में हो गया, y 1/3 आएगा। अब a इक्विलिब्रियम लिखोगे तो ये a इक्विलिब्रियम की वैल्यू है। ठीक है, a इक्विलिब्रियम लिखोगे तो इक्विलिब्रियम पे कितना है 1 प्लस 1/3, 1/y का रहे तो कितना हो जाएगा 4/3 और b इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब इसका एक और तरीका हम कर सकते थे, कैसे? देखो a से क्या जा रहा है b पे जा रहा है और kc है 1/2, अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा कर दूँ b से तो kc डैश क्या हो जाएगा 2, तो अब इस रिएक्शन के लिए क्या आ गया kc डैश 2, तो यानी कि ये वाली रिएक्शन थी तो kc क्या था 2 था, इस रिएक्शन के लिए भी kc डैश 2, तो अब सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस ये b और a रिप्लेस हो गए हैं, उससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब मेरी b इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा, जो उधर a इक्विलिब्रियम पे वैल्यू आई थी 2/3 और a इक्विलिब्रियम इसका क्या आएगा, जो मेरे यहाँ पे b इक्विलिब्रियम आया था 4/3, और अगर हम देखें तो वो यही वैल्यूज आ रही हैं, यहाँ पे भी y 1/3 ही आएगा, तो हम शॉर्टकट से भी कर सकते थे अगर एकदम रिएक्शन ऑपोजिट हो गई है। ठीक है, इस केस में मैम एक बार शॉर्टकट रिपीट कर दीजिए। देखो क्या था हमारे पास, a गिविंग b का क्या हो गया 1/2 हो गया, तो b गिविंग a का क्या हो जाएगा b से a का kc विल बी kc डैश विल बी 2 हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, रिवर्स हो जाता है, तो अब b से जब a बन रहा है तो kc डैश है और a से b बन रहा है, जब ये रिएक्शन हमने करी थी तो kc एकदम 2 था। ठीक है, अब देख रहे हो उसमें सब कुछ सेम है रिएक्शन में, ये भी 1 मोल इनिशियली सबका, इसका भी 1 मोल इनिशियली, kc की वैल्यू भी सेम है, तो जो यहाँ पे a की वैल्यू आ रही होगी इक्विलिब्रियम पे वही यहाँ पे b की वैल्यू आएगी इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट्स ही तो हैं।
और दोनों एकदम सेम है, सब कुछ सेम है, रिएक्शन का केसी सेम है, स्टोइशियोमेट्री सेम है, मतलब एवरीथिंग इज सेम, बस रिएक्शन रिवर्स ही तो है और केसी की वैल्यू हमने क्या कर दी सेम। यस मैम। ठीक है, तो बस वही है, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट आ रहा था वही एकदम क्या आ गया यहाँ पे, इधर के रिएक्टेंट की वैल्यू, यहाँ का रिएक्टेंट क्या है बी इक्विलिब्रियम, तो यहाँ का इक्विलिब्रियम बी इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगा, यहाँ का बी इक्विलिब्रियम यहाँ के इक्विलिब्रियम के इक्वल हो जाएगा। यस मैम, यस ठीक मैम। है, तो कुछ नहीं था इसमें बस। ठीक है, इतना आगे चलूँ? ये सर। चलो ठीक। अब एक चीज़ नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अप्रॉक्सीमेशन इसमें, कि काफ़ी बार हमें अप्रॉक्सीमेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, तो देखते हैं कहाँ कहाँ पढ़ सकती है। क्वेश्चन लिखते हैं 1 मोल ऑफ A and 10 mole of B are taken in 1 liter container. Calculate concentration of A, B and C at equilibrium. ठीक है, हमें ये निकालना है, रिएक्शन क्या दी हुई है, A + 6B इज गिविंग C, और इसका K दिया हुआ है 10 की पावर -10 Kc। तो 10 की पावर -10 दिया हुआ है Kc, देख रहे हो कितनी लो वैल्यू है, ये सर। बहुत ज़्यादा लो वैल्यू है। ठीक है, तो अब हम ज़रा से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। t = 0 पे हमें इसका 1 मोल दिया हुआ है, इसका 10 मोल दिया हुआ है और ये 1 लीटर कंटेनर में लिए हुए हैं। ठीक है, तो अब मैं इसे t = इक्विलिब्रियम पे क्या कर सकती हूँ, 1 - y 10 - y, सॉरी कितना बनेगा 10 - 6y, और ये कितना बनेगा y। ठीक है यहाँ तक ये सर। Kc, तो क्योंकि वॉल्यूम 1 ही है तो कंसंट्रेशन यहाँ पे सबकी यही आएगी 1 - y 10 - 6y y डिवाइड बाय 1, तो वो वही हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन। अब केसी में वैल्यूज 6/10y नहीं होना चाहिए, 10 - 6/10y। देखो, वॉल्यूम तो 1 लीटर है कंटेनर का, सब कुछ सबके लिए वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना। ये टाइम जब t = इक्विलिब्रियम वाले लाइन में हाँ 10 - 6y लिखा है आपने b हाँ के अंदर, हाँ, तो उसमें 10 - 6/10y नहीं होना चाहिए। नहीं देखो, तुम इससे क्यों बना रहे हो स्टोइशियोमेट्री, इससे बनाओ ना, स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स तो ये है, यस 1 से सर। कितना मिल रहा था 6, यस सर। अब y डिसोसिएट हो रहा है तो कितना मिलेगा। यस सर। 6। ठीक है, तो इसका इसका 1 इसके 6 यस से सर। रिएक्ट करता है तो उसका y 6y से रिएक्ट करेगा। ठीक है, सर। तो Kc है कंसंट्रेशन ऑफ C, कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 6, concentration of C is y, concentration of A is 1 - y and concentration of this is 10 - 6y, इसकी पावर क्या हो जाएगी 6। ठीक है, अब देख लो हमें इसको सॉल्व करना कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, 10 की पावर 10 - 6y की पावर 6 और यहाँ पे एक और y की पावर इन टोटल 7 में चली जाएगी, इसको तो हम इतना तो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब क्या यहाँ पे क्या लगा सकते हैं अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि k की वैल्यू इतनी लो है, यानी कि बहुत कम रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में जा रहा है, मतलब y जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, वेरी लो, बहुत लो होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन कहाँ नेग्लेक्ट करेंगे, देखो यहाँ पे इस 10 के कंपैरिजन में 6y बहुत छोटा होगा, 1 के कंपैरिजन में भी y बहुत छोटा होगा, तो मैं अपने डिनोमिनेटर में इसको नेग्लेक्ट कर सकती हूँ। Kc 10⁻⁻10, ऊपर वाले y को तो नहीं निगलेक्ट करूंगी क्योंकि y हमें निकालना भी है, यहाँ पे इस y को निगलेक्ट कर दिया 1, और यहाँ पे 10 के कंपैरिजन में 6y को नेगलेक्ट कर दिया, तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा 6। यस मैम। तो y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 10 की पावर -4, देख रहे हो कितनी लो आ रही है y की वैल्यू, इस वजह से मैं नीचे से इसको नेगलेक्ट कर सकती थी 1 के कंपैरिजन में और 10 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो y की वैल्यू इतनी लो आ रही है, तो अब y ये एक्चुअली है क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन है तो मैं इसको बोल देती हूँ 10 की पावर -4। ठीक है, y की वैल्यू 10 की पावर -4 है। ठीक है, तो इतना आ गया। ठीक है, अब देखते हैं, देखो y की वैल्यू इतनी आई है तो मैं ये बोल सकती हूँ कि a की इक्विलिब्रियम वैल्यू कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1 ही होगी, क्योंकि y क्या था 10 की पावर -4। तो ये सारी जो हमारा एक्चुअली में आंसर आया है किसके, ये सब अप्रॉक्सीमेशन लगा के इतना आया,
तो ए की इक्विलिब्रियम की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1 हो गई और बी की इक्विलिब्रियम की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी हो गई, कितनी हो जाएगी, 10 ही। Yes. ठीक है, इसमें किसी को डाउट? नो मैम। इतना तो ठीक है, क्लियर है ये वाला अप्रॉक्सीमेशन वाला पार्ट। चलो अब मैं सेम क्वेश्चन करूं, यहीं पे करूं सेम क्वेश्चन एट Kc इज इक्वल टू 10 की पावर 10। अब उस क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंट हो गया कि Kc की वैल्यू कितनी हो गई, बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो सेम ही है, 10 की पावर 10 y 1 माइनस वाई और 10 माइनस 6y की पावर 6। चलो तो Kc कितना है, वेरी हाई, तो यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से, इक्विलिब्रियम की अगर बात करें। ठीक है, तो ये सब होने वाला है। अब चलो हम रिएक्शन लिख के देख लेते हैं। A + 6B इज गिविंग C। T इज इक्वल टू 0 पे कितना था, 1 था, ये 10 था, ये हो जाएगा 0। इक्विलिब्रियम की बात करूं तो अब क्या है, Kc बहुत हाई है, यानी कि हमारे रिएक्टेंट्स ऑलमोस्ट रिएक्ट हो गए हैं। ठीक है, अब तुम्हें एक कंसेप्ट पता है लिमिटिंग रिएजेंट वाला? यस मैम। ठीक है, क्या कौन सा अमाउंट कम है हमारा, किस रिएक्टेंट का अमाउंट बेसिकली कम है? तो इसमें अगर मैं ए और बी के कंपैरिजन में करूँ तो उसमें किसका कम है, बी का कम है, मैम ए का कम है। देखो ए और इसका स्टोइशियोमेट्रिक रिलेशन क्या है, ए बी का स्टोइशियोमेट्रिक रिलेशन है 6, 1 है और इसका 6 है, और इसके मोल्स कितने प्रेजेंट है, 1 और इसके 10, ऐसा कुछ है। हम कैसे निकाल देते लिमिटिंग रीजन अगर नहीं पता, तो ऐसा होता है कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, यस मैम, नंबर V6 डिवाइडेड बाय 10/6 आएगा। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू कम आती है वो क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 आती है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगी, तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, ए होगा। यस मैम। ये चैप्टर ये इसमें 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1 है, 10 है, 0 है। ठीक है, तो यानी कि अब पूरा कंप्लीटली कंज्यूम कौन होगा, ए और बी में से ऑलमोस्ट ए होगा, क्योंकि ए कम अमाउंट में, बी कुछ ना कुछ बचा रह जाएगा, क्योंकि जो बचा हुआ बी है उसके साथ रिएक्ट करने के लिए ए नहीं होगा। ठीक है, तो ए अप्रॉक्सीमेटली मान लो ये ए है, ठीक है, हमने ए लिख दिया क्या, जो इक्विलिब्रियम पे बचा, और ये अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल ही होगा। ठीक है, यस मैम। क्योंकि हमारा केसी बहुत हाई है, इस वजह से ए ऑलमोस्ट सारा Yes, रिएक्ट हो चुका है। मैं बस एग्जैक्टली 0 वैल्यू नहीं लिख रही, उसको ए वैल्यू लिख दिया नाम, और इसको बोलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 0 के इक्वल होगा। ये कितना बचेगा अप्रॉक्सीमेटली, अगर ये अप्रॉक्सीमेटली 0 बचा यानी कि पूरा पूरा एक रिएक्ट हो गया, तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना बचेगा, बी की वैल्यू, एक रिएक्ट हो रही है 6 से, हमारे पास टोटल कितने हैं 10, तो 10 माइनस 6 4 बच जाएगा। yes, sir. ठीक है, यस मैम। इसका 6 तो रिएक्ट हो गया, 4 मोल्स बच गया, अप्रॉक्सीमेटली इसका 4 मोल्स एज इट इज रिएक्शन मिक्सचर में बच जाएगा, और इसका कितना बनेगा अप्रॉक्सीमेटली 1। ये ठीक है इतना। यस मैम। अब मैं इसका केसी में पुट कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम वही 1 था, तो यही कंसंट्रेशन के वैल्यू के इक्वल हो जाएगा। तो C1 ये L लग रहा है, C1 B इस 4 की पावर 6 और A 0 नहीं रखती, A लिख देती हूँ, क्योंकि फिर तो ये नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, और एक्चुअली में 0 है भी नहीं, कुछ ना कुछ तो पॉइंट बचा ही होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये किसके इक्वल है, 10 की पावर 10 के। तो ए का क्या आएगा वैल्यू, 1/4 की पावर 6 और 10 की पावर 10। अब क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर इतना आए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आने वाला है। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से भी 0 के इक्वल आ रही है। बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करके हमने चीज़ें करी, और यही चीज़ आ रही है, ए है। अब ए की इक्विलिब्रियम की कंसंट्रेशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0, क्योंकि वो ए ही हमने अज्यूम करी थी। बी की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी बचेगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4, और सी की कितनी होगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1। क्या पूरा का पूरा 1 बन गया, इसका पूरा का पूरा ऑलमोस्ट रिएक्ट हो गया, मतलब इसका 6 रिएक्ट हो गया ऑलमोस्ट, अप्रॉक्सीमेटली 4 बचा और इसका 0 बचा। ये चीज़ ठीक है। Yes. यस मैम। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेशन हमें कुछ इस तरीके से लगानी है। जब बहुत कम वैल्यू होगी हम ये अज्यूम करके चलेंगे क्या बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करा है, जब बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी हम ये अज्यूम करके चलेंगे क्या पूरा का पूरा रिएक्ट करी हो गया ऑलमोस्ट। ठीक है, वरना अगर हम एग्जैक्ट करेंगे तो हम कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे इतनी ज़्यादा हाई की। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अब, रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन
degree of dissociation and vapor density. वेपर डेंसिटी क्या होता है, किसी को पता है? मैम मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन बाय 2. हाँ, एक सेकेंड, मास लिख रहे हैं। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास का कंपैरिजन होता है किससे? हाइड्रोजन गैस के मोलर मास से, ठीक है। तो मोलर मास अपॉन 2 लिख देते हैं हम डायरेक्टली से, और ये क्या है? मोलर मास ऑफ H2, ठीक है। और इसके यूनिट क्या होते हैं? ये यूनिटलेस होता है, क्योंकि दोनों क्या है एक्चुअली में, मास मास है, ये भी मास और ये भी मास, तो यूनिटलेस होती है वैल्यू। डेंसिटी, अगर मैं PV इज इक्वल टू nRT से डेंसिटी निकालना चाहूँ तो क्या होगी ये डेंसिटी? एक सेकेंड, डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाय RT आता है। यस मैम. ये चीज समझ आ रही है? देखो Yes, कैसे, या पूरा ड्राइव करके दिखाऊं? ठीक है, चलो। तो इसकी डेंसिटी की तुम्हारी कुछ ना कुछ यूनिट होती है, ग्राम पर cm³ बोलो, ठीक है। ऐसी कुछ यूनिट्स होती है डेंसिटी की, लेकिन वेपर डेंसिटी क्या है? यूनिटलेस है। अब एक और क्वांटिटी हम डिफाइन करेंगे, A गैशियस विल गिव NB गैशियस। तो इसके 1 मोल से कितना बनेगा इसका? N मोल्स। तो N क्या है यहाँ पे? N इज number of moles of gaseous products formed from 1 mole of gaseous reactant. जैसे अगर मेरे पास हो 2A गैशियस है, इससे क्या बन रहा है? 3B गैशियस प्लस C गैशियस। तो इसके 2 मोल से कितना गैस बन रहा है यहाँ पे? टोटल प्रोडक्ट में 4, इसके 3 और इसका 1 है ना। 1 से कितना बन रहा होगा? 2। तो ये 2 क्या है? ये है N, ठीक है। हमें 1 से निकालना है, ना कि कोई भी वैल्यू हो, कहीं से भी कुछ बन रहा हो, लेकिन 1 रिएक्टेंट से, 1 मोल ऑफ गैशियस रिएक्टेंट से कितने मोल ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स बन रहे होंगे। और ये सारे गैशियस ही हैं। जैसे कि अगर देख लो A गैशियस, चलो नीचे लिखते हैं, इज गिविंग NB गैशियस। तो एट T इज इक्वल टू 0 इसका कितना है? 1 मोल है। ये एट 0 की बात है, ठीक है। इसका 1 मोल है, तो नंबर ऑफ मोल का वो क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, ये होता है। यस मैम. इसको हम क्या बोल देते हैं? थ्योरेटिकल मास बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा मास है, और ये थ्योरेटिकल मास एक्चुअली में किसका है? मास ऑफ A। मास ऑफ A जो होगा उसको हम थ्योरेटिकल मास अज्यूम करते हैं। अभी थ्योरेटिकल मास क्या है, मतलब फॉर्मूले में यूज होगा, अभी देखते हैं। अब क्या है, इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो इसका मान लो 1 माइनस x हो गया। x क्या है? मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ पे क्या बनेगा? NX, ठीक है। एन टोटल निकालना चाहूँ इसका तो क्या होगा? 1 माइनस एक्स प्लस NX। तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस N माइनस 1x। अब ये क्या है? टोटल मोल्स हैं, टोटल मोल्स हैं, तो टोटल N टोटल मोल्स, इसका भी मैं बोल सकती हूँ क्या? मास ऑफ जो भी कंटेनर होगा अपन मास ऑफ मिक्सचर कौन सा? जो इक्विलिब्रियम पे बना हमारा, ठीक है। अब ये वाला मास और ये वाला मास हमारा क्या है? सेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पहले जो भी हमने कंटेनर में मास लिया, हमारा कंटेनर में हमने क्या पहले सिर्फ A लिया, फिर हमारी कुछ रिएक्शन हुई, लेकिन पहले जो मास था अब भी वो बाद में क्या मास वही रहेगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यानी कि ये वाला W किसके इक्वल होगा? ये W को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? ये M थ्योरेटिकल के इक्वल है, क्योंकि ये क्या है? ये तो 1 ही है, 1 था नहीं। यस मैम, लिख सकते हैं W मैम. बाय MTH इज इक्वल टू 1। तो इससे क्या आएगा? W इज इक्वल टू मास थ्योरेटिकल। तो W इज इक्वल टू मास थ्योरेटिकल, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देती हूँ मास थ्योरेटिकल से और अपॉन मास मिक्सचर से, ठीक है। अब मैं इसको वेपर डेंसिटी के थ्रू भी लिख सकती हूँ। वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल क्या होगी? मास थ्योरेटिकल बाय 2, और वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर क्या होगी? मास ऑफ मिक्सचर, मतलब बेसिकली मोलर मास ऑफ मिक्सचर बाय 2।
मोलर मास मिक्सचर का तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जो गिवन जो वैसा वाला मास होता है, ये वाला W वाला, ये क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो मोलर मास इसका, और जब फाइनली जो मिक्सचर बनेगा वो तो ऑब्वियसली डिफरेंट हो गई। तो इसको मैं अगर रिप्लेस करूंगी तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। ये चीज ठीक है। यस मैम। तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बना है, हमें बेसिकली इस चीज को याद रखना है, ठीक है। आगे अब देखते हैं। अब देखो हमें कुछ जो कन्वेंशंस कैसे मिल सकते हैं, क्या मास ऑफ मिक्सचर को हम और क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ इक्विलिब्रियम भी लिखा हुआ हो सकता है, या फिर ऑब्जर्व्ड मास भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये तीनों फॉर्म्स आपस में यूज की जा सकती हैं, क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है। तो ये जो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे भी मिक्सचर लिखा है, यहाँ पे अगर ऑब्जर्व्ड होता या फिर इक्विलिब्रियम होता तो भी ये चीज़ें सेम होती है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। इसमें n क्या है, जो हमने अभी चीज़ डिफाइन करी थी, है कि n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स फॉर्म फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैशियस रिएक्टेंट। n की वैल्यू यहाँ पे वो होगी। बाकी ये w जो गिवन मास होगा, ये मास ऑफ मिक्सचर, ये किसके इक्वल होगा, मास मोलर मास थ्योरेटिकल अपॉन मास ऑफ मिक्सचर के इक्वल होगा, क्योंकि w इज इक्वल टू मास थ्योरेटिकल जो हमने यहाँ से निकाला था। और फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेपर डेंसिटी वाले फॉर्मूले से, वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी मिक्सचर। चलो, तो अब हम अगर क्वेश्चन देखें एक, N2O4 gaseous is giving 2 NO2 gaseous। यहाँ पे N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, मैम 2। यस 2 होगी, क्योंकि एक N2O4 से हमें 2 NO2 मिल रहा है और दोनों गैशियस हैं, तो N की वैल्यू 2। एक से हमें 2 मिल रहा है तो 2, ठीक है, एक से ही मिल रहा है बेसिकली, इस वजह से 2। एक और क्वेश्चन, PCl5 gaseous is giving PCl3 gaseous प्लस Cl2 gaseous। यहाँ पे क्या होगी N की वैल्यू, यहाँ पे भी 2 ही होगी। यहाँ पे हम दोनों को ऐड कर देना है हमें। 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट से टोटल 2 मोल्स ऑफ गैसेस मिल रही है हमें प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ पे भी N की 2, ठीक है। अब मैं इस फॉर्मूले में पुट करती हूँ 1 माइनस N माइनस 1x, ये फॉर्मूला था हमारा, और ये किसके इक्वल था, d बाई डी से रिप्लेस कर दिया मैंने। d बाई डी इज मतलब वेपर डेंसिटी को मैंने बोल दिया, ठीक है। 1 प्लस N इज 2 माइनस 1x d बाई डी। 1 प्लस 2 माइनस 1 क्या वैल्यू आएगी इसकी, 1 प्लस एक्स डी बाई डी, ठीक है। अब मुझे ना इसके ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, तो मैं, चलो देखो ये इक्वेशन है मेरी, ठीक है। अब ये बताओ तुम इसको, अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना हो कैसा, मान लो मैंने डी बाई डी यहाँ पे लिया और मैंने क्या लिया इधर 1 प्लस एक्स लिया, तो बताओ ग्राफ कैसा होगा। मैम स्ट्रेट लाइन। हाँ स्ट्रेट लाइन होगा, कैसा, ऐसा होगा कुछ। कैसे, हम किससे कंपेयर करते हैं ग्राफ बनाने के लिए, अगर कोई पावर ना हो, सारी की सारी जैसे 1 पावर है तो y इज इक्वल टू mx होना चाहिए, ठीक है, ये होता है। अगर कोई इंटरसेप्ट भी होता है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं किस किस के बीच में प्लॉट कर रही हूँ, इसके बीच में और इसके बीच में, तो y क्या है, d बाई डी, और x है मेरा 1 बाई एक्स पूरा का पूरा, तो y इज इक्वल टू mx है, जिसमें स्लोप क्या है, स्लोप इज m, और यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, मैम 1। हाँ 1 है, क्योंकि 1 प्लस एक्स के साथ तो 1 ही है ना, और कुछ नहीं है। यस मैम। मुकुल ये चीज समझ आई, नहीं आई, यहाँ तक आया, बट लास्ट स्टेप में जो स्लोप कैसे देखा, y इज इक्वल टू mx होता है, ये सब ठीक है, d बाई डी ये सब इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। हम प्लॉट किसका कर रहे हैं, इसका और इसका। अब 1 प्लस एक्स के साथ, तो 1 प्लस एक्स तो हमारा पूरा x ही है, x एक्सिस पे है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है, अच्छा ओके 1 ही है ना बस, और कुछ नहीं। स्लोप यहाँ के लिए 1 हो गया, तो स्लोप 1 है, तो मैं tan थीटा की वैल्यू क्या बोल सकती हूँ, 1 है, 45। हाँ, तो थीटा इज 45 डिग्री, तो यानी कि इसका एंगल क्या होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकता है। चलो अभी हम जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है वो भी अप्लाई करने का देखेंगे, लेकिन पहले पूरा ग्राफ देख लेते हैं। अब मान लो मुझे प्लॉट करना है क्या, d बाई डी और x के बीच में, और मेरी इक्वेशन क्या हमने पढ़ी अभी, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी,
इससे अब मुझे प्लॉट करना हो d/d/x, तो अब कैसी लाइन होगी, कैसा ग्राफ होगा? मैम इंटरसेप्ट सी से ऊपर एक पॉजिटिव राइट साइड में। इंटरसेप्ट क्या होगा? और मैम 1 होगा। हाँ 1 होगा इंटरसेप्ट। तो लाइन तो ऐसी जाएगी, लेकिन अब कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी, ये 1। Yes. स्लोप क्या होगा? यस मैम। स्लोप अभी भी 1 ही होगा, Yes. क्योंकि x के साथ कुछ नहीं है, 1 ही है, ठीक है। तो इस वजह से स्लोप 1 है, तो अब ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, 45 डिग्री होगी, ये वाला एंगल भी, ठीक है। Yes. अब मान लो मुझे ग्राफ बनाना है d/d और x के बीच में, ये कैसा ग्राफ होगा? सेम, बस इसमें इंटरसेप्ट इसमें आ जाएगा। क्या मुकुल, फिर से जोर से बोलो थोड़ा। जो इंटरसेप्ट है वो dy d वाली x एक्सिस पे आ जाएगा। मैम -1 होगा, नेगेटिव स्लोप होगा मैम। -1 इंटरसेप्ट हो जाएगा। देखो मैं इसे y = mx + c के फॉर्म में लिखती हूँ। y क्या है यहाँ पे, x, mx क्या है, x इज d/d, ठीक है। तो Yes. अगर ये हुआ तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो Yes. इंटरसेप्ट इज -1, तो -1 कहाँ मिलेगा मुझे, नीचे कुछ, Yes. तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। थीटा अभी भी क्या होगा, 45 डिग्री, क्योंकि x के साथ तो यहाँ पे 1 ही है, जो भी है कुछ नहीं है। तो ये ग्राफ भी ठीक है, आगे वाले ग्राफ यस समझ, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक। मैम इसमें इंटरसेप्ट नेगेटिव होने के बावजूद ग्राफ पॉजिटिव ही है। हाँ ग्राफ का देखो, ग्राफ का स्लोप किस पे डिपेंड करता है, m पे। m की वैल्यू जब तक कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, ग्राफ मेरा यस मैम। इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। जब तक x के साथ माइनस नहीं आएगा ना, तब तक मेरा ग्राफ इंक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। यस मैम। चलो, इनिशियली only N2O4 is taken and vapor density at equilibrium is 36.8 at 1 atmospheric pressure. तो रिएक्शन क्या है, N2O4 से 2NO2, दोनों गैसेस ही हैं, और हमें कैलकुलेट, पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेपर डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन है, तो हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या है n की वैल्यू यहाँ पे, हाँ 2 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 से हमें 2 मिल रहा है, तो 2, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या आया था, 1/n-1 x वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी क्या था, मिक्सचर का, या इक्विलिब्रियम बोल दो या ऑब्जर्व बोल दो, ठीक है। ये जो होती है, ऑब्जर्व बोल देती हूँ, ये जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, कौन सी दी हुई है, तो इक्विलिब्रियम पे ये हमें ऑब्जर्व वैल्यू दी हुई है। देखो ये जो ये वाली वैल्यू है ना, हम ये ऐसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये वाला जो फॉर्मूला था वेपर डेंसिटी अपॉन ये 2, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये जो है वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे जब तक हमें क्या ना दिया हो, हमें मिक्सचर वाला मास ना दिया हो, ठीक है। पर नहीं, अभी देखो इसमें क्या है, इनिशियली ओनली N2O4 इज टेकन एंड वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम इज दिस एंड एट 180 प्रेशर, और हमें ये इक्वेशन दी हुई है, कैलकुलेट DOD हमें करना है। हमें ये वाला अपना फॉर्मूला पता है, अपना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बीच में और वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल अपॉन वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व के बीच में हमारे पास ये है। हमारे पास क्या है, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, हमारे पास n की वैल्यू है 2, हमें ये निकालना है, और मुझे वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल चाहिए। वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल हम कैसे निकालेंगे, इनिशियली क्या था, इनिशियली सिर्फ N2O4 प्रेजेंट है मेरे इसमें, तो वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल जो होगा ना, इनिशियल वाली चीज़ से ही आएगा बेसिकली। N2O4 का मास, रुको, मोलर मास ऑफ N2O4 डिवाइडेड बाय 2, इससे मेरी आएगी थ्योरेटिकल की वैल्यू इनिशियल वाले से। तो मोलर मास ऑफ N2O4 क्या होता है, आई गेस 92, तो बाय 2 इसकी वैल्यू क्या होगी, 46। तो ये कैसे आ गई, वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल 1 + n की वैल्यू क्या थी 2 - 1x, वेपर डेंसिटी थ्योरेटिकल हमारी आई है 46, ऑब्जर्व्ड हमें दी हुई है 36.8।
यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ जाएगी। Yes, sir. हमें क्या बोला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही बोला, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। देखो उसमें क्या है, इस क्वेश्चन में क्या बोला, हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए बोला और हमें एक वेपर डेंसिटी दी हुई है। तो ये जो वेपर डेंसिटी हमें किस पे दी हुई है, वेपर डेंसिटी इक्विलिब्रियम दी हुई है, यानी कि हमें ऑब्जर्व्ड वाली दी हुई है, क्योंकि यही तो हमने रिलेशन देखा ना, ऑब्जर्व्ड वाली ही किसके इक्वल है, इक्विलिब्रियम वाले के इक्वल है, और यही मिक्सचर की भी है। ठीक है, तो ये हमें ऑब्जर्व की दी हुई है। अब हमें थ्योरेटिकल तो चाहिए अपना फाइनली एक्स निकालने के लिए, क्योंकि एक ये वाली चीज़ भी नहीं है। ये वाली चीज़ किससे आएगी हमारी थ्योरेटिकली, इनिशियली N2O4 इज टेकन, तो थ्योरेटिकल जो वेपर डेंसिटी हमारी यहाँ से आएगी। थ्योरेटिकल ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन इक्विलिब्रियम पे कैसी है, ऐसी है जो एक्चुअली में है 36.8। तो N2O4 से हमने इनिशियल वाली निकाल ली, थ्योरेटिकल निकाल ली, वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व से क्या आ गया, 36.8 आ गया। N की वैल्यू 2 है, हमें इक्वेशन से पता चल गई, x हमने निकाल लिया है। x की वैल्यू यहाँ पे आती है 0.25 आती है, इज इक्वल टू 1/4, या बोल सकते हो 25% क्या हुआ है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिसोसिएट कितना हुआ है ए, इसमें बी अगर निकालना हो, इसमें हमें केपी निकालना हो। अब इसमें हम केपी कैसे निकालेंगे, जैसे हम सेम केपी अभी तक निकालते आए हैं, इक्वेशन लिख के N2O4 से 2NO2, इनिशियली N2O4 इज टेकन, ठीक है, T इज इक्वल टू 0 है। मान लो कितना लिया, हमें अमाउंट नहीं बताया कितना लिया है, हमने A लिख लिया, इसे 0 लिख लिया। इक्विलिब्रियम पे कितना है, A माइनस AX, ये कितना बनेगा 2AX। Yes, sir. अब कंसंट्रेशन की बात करें, हमें कुछ, चलो हम मोल्स में, क्योंकि कंसंट्रेशन पे भी वो मतलब इसमें कुछ वो तो दिया नहीं हुआ, N टोटल लिखेंगे, कितना होगा A माइनस AX प्लस 2AX, ये कितना हो जाएगा A प्लस AX। मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, क्योंकि केपी निकालना है तो हमें वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रेशर की ज़रूरत है, उसके लिए हमें मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत है। मोल फ्रैक्शन विल बी A माइनस AX अपॉन A प्लस AX, 2AX अपॉन A प्लस AX। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, एक्स अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, Yes, प्रेशर लिखना चाहेंगे तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स पी, 2x एंड 1 प्लस एक्स पी। तो केपी क्या हो जाएगा, केपी जो हमारा यहाँ पे फाइनली आएगा 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा केपी आएगा। हमारा प्रेशर क्या है, जो भी प्रेशर की वैल्यू आने वाली है वो क्या होगी, प्रेशर बस ऊपर आएगा यहाँ पे एक जगह पे, और हमारी प्रेशर की वैल्यू कितनी दी हुई है, टोटल प्रेशर 180 m, yes, ये रहा 180। यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली इसकी जगह क्या हो जाएगा, केपी हमारी 4x स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू भी लिख लेंगे तो 1/4 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4 का स्क्वायर, यहाँ से हमारा केपी आ जाएगा। ठीक है, yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट, नो मैम। ये क्वेश्चन Oh, वैसे जेई का है। ठीक है, पर जैसे वेपर डेंसिटी पे क्वेश्चन नीट पे भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। ठीक है, तो चलो बेसिकली इस फॉर्मूले को इस तरीके से अप्लाई करना है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो। ठीक है, अब क्या है, ये हमने इतना कर लिया। अगर मान लो मुझे केपी निकालना हो एट, सेम क्वेश्चन है और केपी निकालना हो एट 2 एटमॉस्फेयर, यानी कि अब टोटल प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेयर है, तो मैं क्या करूँगी, केपी मेरा कितना है, ये yes, सॉरी केपी नहीं निकालना, केपी तो चेंज नहीं होगा, वेट, हमें एक्स डिग्री ऑफ, अभी मैं बताती हूँ मैंने क्यों चेंज किया ये। कैलकुलेट हमें क्या करना है, सी बोल दो, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एट एक्स एट सॉरी प्रेशर इज इक्वल टू 2 atm। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन प्रेशर 2 atm। तो इस वाले फॉर्मूले में अभी बताओ, प्रेशर हमने चेंज कर दिया, तो मैं यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू क्या लिख दूंगी, 2 atm रख दूंगी। ठीक yes, है, sir. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स मुझे निकालना है, केपी की वैल्यू क्या रखूंगी मैं, तो हमने कैलकुलेट करी लास्ट, जो हमने कैलकुलेट करी वही रखूंगी, चेंज तो नहीं होगी केपी की वैल्यू। तो हम टेम्परेचर भी डिपेंड करता है। बस टेम्परेचर से चेंज होती है केपी की वैल्यू, प्रेशर से नहीं चेंज होती। ठीक Yes, है, sir. तो प्रेशर चेंज करूंगी तो केपी को कांस्टेंट रखने के लिए एक्स तो चेंज होगा, और जो एक्स चेंज हुआ मैं वही कैलकुलेट करवा रही हूँ, कैलकुलेट डी ओ डी एट 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो केपी यहाँ से जो भी वैल्यू आई होगी वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी, और बाकी सारे फॉर्मूले में 4x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और पी की जगह क्या पुट कर दूंगी 2। तो अब जो भी वैल्यू यहाँ से एक्स की आएगी वो डी ओ डी एट क्या होगा, 2 एटमॉस्फेयर। ठीक है, Yes, sir. इतना
इतना ठीक है? Yes, ma'am. खुशू? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के थर्मोडायनेमिक्स पे। क्या थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। चलो तो हम इसके लिए हम कौन सा एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल जी इज इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है। फॉर्मूला देखा है पहले कहीं? Yes, ma'am. काफ़ी जगह पे देखा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में देखा होगा, इलेक्ट्रो में देखा होगा। जब नॉस्टिक इक्वेशन डिराइव करते हैं तो इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम डिराइव करते हैं। क्यू क्या है हमारा यहाँ पे? रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये जी और डेल जी में क्या डिफरेंस है बोलो? डेल्टा जी नॉट है वो स्टैंडर्ड फिगर। हाँ, ये गिब्स एनर्जी है और ये स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी डेल जी नॉट। जहाँ पे भी नॉट लग जाता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या क्या होती है? टेम्परेचर 273 केल्विन। 273 नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस, बेसिकली 298 केल्विन। ठीक है। प्रेशर 1 atm 1 बार, कंसंट्रेशन 1 मोलर। ये है हमारी स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है। सो हम स्टैंडर्ड और नॉर्मल में क्या फर्क है? नॉर्मल नॉर्मल में वही, नॉर्मल में आई गेस टेम्परेचर का डिफरेंस और या फिर प्रेशर का 1 atm कुछ ऐसा हो जाता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता पर होता है थोड़ा बहुत डिफरेंस। एग्जैक्ट बता दूंगी मैं। नोट क्या कर देंगे कि हम स्पॉन्टेनिटी कैन बी चेक बाय डेल जी। स्पॉन्टेनिटी हम डेल जी से चेक कर सकते हैं। ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कौन सी होती है पता है? डेल्टा जी नेगेटिव है। हाँ वो तो है, लेकिन वैसे अगर हम जैसे वैसे पूछना चाहें क्या कैसी रिएक्शंस को, जो रिएक्शंस डेफिनेशन अगर पूछना चाहें बेसिकली, मैम जो बिना एनर्जी प्रोवाइड किए हो जाए। बिना एनर्जी, हाँ ये कह सकते हैं बिना एनर्जी प्रोवाइड किए हो जाए, मतलब जो खुद से हो जाए, जिनके लिए हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करना पड़े, कुछ हमें एक्स्ट्रा ना करना पड़े, वो खुद से हो जाएंगी। उन्हें करवाने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए हमें काफ़ी कुछ करना पड़ जाता है, एनर्जी देनी पड़ जाती है काफ़ी हाई, टेम्परेचर चेंज करना पड़ जाता है। ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करेंगे तो डेल जी अगर नेगेटिव होगा तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल जी अगर पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल जी अगर जीरो होगा तो क्या होगा? हाँ, तो वो इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो हमें डेल जी से ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। ठीक है। डेल जी जीरो इक्विलिब्रियम, पॉजिटिव, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो ये सब आपको पता है। आई विल नॉट वेस्ट ज़्यादा टाइम। तो अगर इक्विलिब्रियम पे मैं क्या करूँ, इसको डेल जी तो जीरो हो जाता है, तो मैं यहाँ पे अपना जो मैंने अपनी क्या लिखी यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी इधर, यहाँ पे मैं पुट कर देती हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ जीरो, डेल जी जीरो हो गया। इक्विलिब्रियम की बात करती हूँ तो ये डेल जी नॉट बन जाएगा प्लस 2.303 आर टी। अब यहाँ पे लॉग के साथ क्या लिखूंगी मैं? क्यू लिखूंगी मैम लॉग के। एसी। के, हाँ के लिखेंगे। केसी अब वो डिपेंड करेगा रिएक्शन कैसी है, केसी भी लिख सकते हैं, केपी भी लिख सकते हैं। बाकी अगर इक्विलिब्रियम पे क्या रिएक्शन बन जाएगी, ये बन जाएगी। तो याद कैसे रखनी है इसे, इस तरीके से याद रखना है, डेल जी इज इक्वल टू माइनस 2.303 आर टी लॉग के। इस तरीके से फॉर्मूला हमें याद रखना है, हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। ठीक है। के को वैसे नॉर्मली हम बोल देते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें टी की जो वैल्यू पहले से पुट क्यों नहीं कर देते अगर हमें पता है 25 डिग्री सेल्सियस है? किसकी वैल्यू? टेम्परेचर की वैल्यू स्टैंडर्ड पे होती है, आपने बताया 298 केल्विन, तो हम 298 इनटू क्यों नहीं कर देते इस फॉर्मूले पहले से? देखो यहाँ पे अगर हम टी पुट करेंगे, मतलब तुम इसके लिए बोल रहे हो क्या, डेल जी नॉट के लिए बोल रहे हो? इस फॉर्मूले के लिए जो टी है उसकी इस वैल्यू वाले की फॉर्मूले के लिए या इस वाले फॉर्मूले के लिए? तो नीचे वाला part। नीचे, हाँ नीचे वाले में पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही 298 होगा यहाँ के लिए। ठीक है, Yes, sir. कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया Yes, sir. और ये यूनिटलेस। ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था
कि एक डेल एन जी वाला फॉर्मूला बताया था, तो इसका आंसर क्या बोला था, क्या इसका आंसर डिपेंड करेगा तुम्हारे ऑप्शंस पे। अगर तुम्हारे ऑप्शंस में के की यूनिट के लिए ऑप्शंस में यूनिटलेस है तो यूनिटलेस मार्क करोगे, अगर यूनिटलेस नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यूज दी हुई है, तो फिर डेल एन जी वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आंसर मार्क करना, ठीक है, ये मत भूलना। क्वेश्चन याद है ना, ये चीज जब बताई थी, भूल तो नहीं गए? भूल गए? नो मैम याद है। एक बार फिर से जाके देख लेना, ठीक है। ए गिविंग बी, के गिविंग 10 दिस है, तो हमें क्या निकालना है, डेल जी नॉट निकालना है। इसके लिए क्या होगा, डेल जी निकालना है बेसिकली, डेल जी नॉट। एक सेकेंड, डेल जी होगा, लेकिन ये 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो ये होना चाहिए कितना, 25 डिग्री सेल्सियस वैसे, पर अभी के लिए कैलकुलेट कर लो इसे, ये 25 डाल के कैलकुलेट कर लो। अब इसे कैलकुलेट करो, चलो कैलकुलेट तो क्या ही करोगे, बस पुट कर देते हैं इसके अंदर, माइनस आर टी, क्या था फॉर्मूला, क्या था, 2.303 आर टी लॉग के, ठीक है। तो माइनस 2.303, आर की वैल्यू अभी हम देखते हैं, टी क्या है, टी 25 तो 298 और लॉग 10 की पावर 10। आर की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं हम, 0.0821 लीटर एटीएम, 0.082 और अगर कैलोरी में हो सकता है, कैलोरी में आंसर देना पड़ जाए तो 1.98 पर मोल, ठीक है। तो हम अपने आंसर के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी चाहे पुट कर सकते हैं, 2.303 आर अगर 8.314 पुट करेंगे इंटू 298 इंटू 10, लॉग 10 विल बी 1, तो आंसर किस में आएगा, जूल्स में। और अगर कैलोरी की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर किस में आएगा, कैलोरी में, जूल पर मोल बेसिकली। 2 इंटू 298 इंटू 10, इट विल बी कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो इसके ऐसे इजी से न्यूमेरिकल्स आएंगे तो चलो। मैम, क्योंकि STP 1 बार था, तो मैम यहाँ पे हम 0.082 वाली वैल्यू यूज नहीं करेंगे। नहीं, क्योंकि हमने रिएक्शन में अभी कहीं प्रेशर नहीं यूज़ किया ना, इस वजह से। हमने कहीं प्रेशर यूज़ किया है? नो मैम, नो मैम। अगर कहीं प्रेशर यूज़ होता तो हम देख लेते, हमारी एनर्जी किस में आएगी, जूल्स में, इस वजह से हमें ये यूज़ करना पड़ा, ठीक है। बेसिकली अब आर हमारी क्या डिसाइड करेगा, हमारी पूरी इस डेल जी की जो यूनिट आएगी वो, ठीक है। चलो, तो ये प्रेशर वगैरह ये देख, जहाँ पे भी तुम्हें एनर्जी निकालनी होगी ना, वहाँ पे देखना आर की वैल्यूज कुछ यही वाले पुट कर रहे होंगे, और कहीं प्रेशर आ रहा होगा हमारे उसके अंदर, जिसकी यूनिट अगर काउंट हो रही होगी, तब हमें देखना है कि हमें 0.0821 वाला लेना है नहीं लेना, ठीक है। डेल जी नॉट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब कुछ डेरिवेशंस के थ्रू हम देखते हैं। देखो डेल जी क्या होता है हमारा, डेल एच माइनस टी डेल्टा एस, ये सारी क्या है, थर्मोडाइनमिक्स में तुमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं। डेल जी नॉट, डेल एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशंस के बारे में करेंगे तो ये बेसिकली डेल एस क्या है, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी, डेल एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, ये आई होप पता ही होगा, ठीक है। डेल जी नॉट की वैल्यू यहाँ से जो हमारी ये वैल्यू थी, पुट कर लेते हैं यहाँ से, 2.303 आर टी लॉग के, तो डेल एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लॉग के कर लेते हैं, लॉग के की वैल्यू निकालते हैं। लॉग के की वैल्यू निकालेंगे तो यानी कि अगर पूरी इक्वेशन को इस वैल्यू से हम क्या करें, डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा हमारा, डेल एस नॉट अपॉन 2.303 आर माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी। ये चीज़ आ रही है या नहीं आ रही? यस मैम, गॉट इट। मुकुल, यू गॉट इट? ठीक है, तो इस इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ गया, एक एक इक्वेशन आ गई है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे लिख लो डेल एच के बारे में, डेल एच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड, क्योंकि देखो डेल एच है इक्वेशन में और टेम्परेचर भी आ रहा है, तो टेम्परेचर पे अगर मैं टेम्परेचर की वैल्यू कुछ बदलूंगी तो मेरा डेल एच भी बदलेगा ही। डेल एच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बट इट इज अज्यूम्ड कांस्टेंट फॉर शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, अज्यूम्ड कांस्टेंट फॉर शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। अपनी कैलकुलेशंस के लिए हम थोड़ा क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं फॉर शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है।
और के तो जो हमारा रेट कांस्टेंट नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो, तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। ये हम काफ़ी जगह लिख चुके हैं और इसीलिए लिख रहे हैं जिससे आप लोगों को याद रहे। ठीक है, तो अब इसमें केसेस देख लेते हैं ज़रा। केस 1, अगर डेल एस नॉट क्या है, ग्रेटर देन 0 है। इसमें केस डेल एस नॉट ग्रेटर देन 0 है और इसी के अंदर क्या देखते हैं, अगर हमारी रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब डेल एच पॉजिटिव है। यस, हीट रिक्वायर्ड है, तो यानी कि डेल एच पॉजिटिव, तो डेल एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक है, एक अगर रिएक्शन मतलब चलो ठीक है, ये अगर रिएक्शन है, इसकी डेल एच क्या है, प्लस 30 किलो जूल पर मोल, किलो जूल लिख लेती हूँ बस, और तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ए प्लस 30 इज गिविंग मी बी 30 किलो जूल। तो उस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए से बी जाने के लिए ए ने क्या लिया, 30 किलो जूल एनर्जी भी ली। ठीक है, तो अब जो हमने अपनी इक्वेशन लिखा ली थी, क्या निकाली थी, लॉग के इज इक्वल टू डेल एस नॉट 2.303 आर माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी। ठीक है, अब हमारा क्या है, एंट्रोपी पॉजिटिव है, यानी कि इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी। डेल एच एंडोथर्मिक है, यानी कि डेल एच की वैल्यू भी पॉजिटिव रहेगी, तो ओवरऑल ये वैल्यू हमारी नेगेटिव ही आने वाली है डेल एच की, क्योंकि बाकी सब तो पॉजिटिव ही है, डेल एच भी पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू हमारी क्योंकि इसकी वजह से ओवरऑल नेगेटिव आने वाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं ज़रा, अगर इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहे, ये है 1/t और ये क्या है, लॉग के। 1/t और लॉग के बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहती हूँ, तो कैसा ग्राफ दिखेगा बताओ। मैम इंटरसेप्ट होगा सी हमारा डेल एस बाई 2.303 आर और स्लोप होगा डेल एच बाई 2.303 आर। स्लोप हमारा ग्राफ की लाइन कैसी आएगी, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, स्ट्रेट लाइन तो है, डिक्रीजिंग, क्योंकि नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, और क्योंकि इंटरसेप्ट भी दिख रहा है, तो अगर मैं इसे कंपेयर करना चाहूँ तो y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। ठीक है, स्लोप माइनस में है और हमारा इंटरसेप्ट पॉजिटिव में है, तो वो ऊपर ही होगा। इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, डेल एस नॉट बाय 2.303 आर, और हमारा स्लोप की वैल्यू है माइनस डेल एच नॉट बाय 2.303 आर टी। टी नहीं बस आर, क्योंकि 1/t तो हमने प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, अब मान लो मैं टी इंक्रीज करूंगी, तो 1/t क्या होगा, टी इंक्रीज करूंगी तो 1/t डिक्रीज होगा। 1/t डिक्रीज हुआ तो लॉग के क्या होगा, इंक्रीज हो रहा इंक्रीज होगा। लॉग के इंक्रीज हो रहा है तो के इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर लॉग की वैल्यू बढ़ती है तो अंदर जो यूनिट है उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। लॉग के की वैल्यू बढ़ी है तो यानी कि के की वैल्यू भी बढ़ी है। अब के की वैल्यू बढ़ी है तो प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज है। इंक्रीज होगी। ठीक है, के इंक्रीज हुआ है तो यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब देखो यहाँ पे हमने टेम्परेचर चेंज किया, हमारा क्या चेंज हो रहा है, के, जो कि कभी चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन अब हमारा के चेंज हो रहा है क्योंकि हमने टेम्परेचर चेंज किया। ठीक है, टी इंक्रीजेस और प्रोडक्ट, और हमने वो वाली बात क्यों लिखी थी कि हम डेल एच को कांस्टेंट मान रहे हैं, क्योंकि ऑल्दो हमने ग्राफ बना रहे, देख लो इतने सारे टेम्परेचर्स पे, ये पूरा टेम्परेचर यहाँ से लेके यहाँ तक हमने चेंज किया है, लेकिन इन सब के लिए हमने एक ही वैल्यू लिया डेल एच की। इस वजह से हमने वो लाइन लिखी थी पीछे, ये वाली, कि डेल एच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बट इट इज अज्यूम कांस्टेंट फॉर शॉर्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब अगर सेम चीज़ में क्या करना चाहूँ, एक्सोथर्मिक के लिए करना चाहूँ, वेट, बी एक्सोथर्मिक, तो हीट रिलीज, तो डेल एच क्या होगा इसके लिए, नेगेटिव। सेम रिएक्शन है, तो अब देखते हैं, चलो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फिर से, लॉग के डेल एस नॉट 2.303 आर माइनस डेल एच नॉट अपॉन 2.303 आर टी। यहीं पे मैं प्लॉट करती हूँ उसका,
इसका प्लॉट बताओ log k और 1/t के बीच में, इसका प्लॉट कैसा होगा? हाँ सेम जैसे ही होगा लास्ट के सेम होगा, कुछ डिफरेंट नहीं है यहाँ पे। मैंने केस 2 लिया है, जो हमें कुछ सोच समझ के लिया होगा, कुछ तो चेंज हो रहा है। डेल्टा एच नेगेटिव, यस तो क्या हो रहा होगा? स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा ओवरऑल, यस क्योंकि डेल एच नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव बाहर वाला नेगेटिव उसके नेगेटिव मिला के पॉजिटिव वैल्यू आ रही होगी एक्चुअली में, तो स्लोप पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इंटरसेप्ट की वैल्यू यहाँ पे वही डेल एस नॉट 2.303 आर। ठीक है, तो ऑल्दो हमें यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे माइनस, लेकिन किस पे डिपेंड करने वाला है एक्चुअली स्लोप? हमारा एच की वैल्यू पे। ठीक है, यस इसे इसमें मत कंफ्यूज होना। चलो तो ये है। अब यहाँ पे मैं सेम चीज़ लगाऊँ, अगर मैं टी इंक्रीज करूँगी तो 1/t डिक्रीज होगा, नहीं सॉरी 1/t क्या होगा? हाँ 1/t तो डिक्रीज ही होगा। उसके बाद k क्या होगा? log k क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा डायरेक्टली, डिक्रीज हो रहा है? ग्राफ में भी देख सकते हो, इसके अंदर भी नहीं डालोगे ना तो ग्राफ भी देख सकते हो। 1/t डिक्रीज इस साइड पे हो रहा है और इस साइड पे क्या log k की वैल्यू भी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो log k डिक्रीज हो रहा है तो k भी डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी हमारी डिक्रीज होगी। ये केसेस ठीक हैं? यस यस मैम। डाउट हो तो पूछना। केस 2 देखते हैं। डेल एस नॉट क्या हो? लेस देन 0 हो। ये दोनों किसके लिए थे? जब हमारे डेल एस क्या है? पॉजिटिव है, डेल एस हमारा पॉजिटिव था। ठीक है, यहाँ पे क्या है? डेल एस लेस देन 0, और यहाँ पे हम एक चीज़ के साथ करेंगे बस, डेल एच लेस देन 0। बाकी डेल एच ग्रेटर देन 0 के साथ भी बना सकते हैं, चलो वो भी बनाना। ये ले लिया। अब मुझे सेम अब ग्राफ बताओ इसके लिए, इस चीज़ के लिए log k और 1/t के लिए ग्राफ बताओ। अब इंटरसेप्ट कैसा है? सब नेगेटिव आ गया, इंटरसेप्ट नेगेटिव आएगा तो कुछ यहाँ से शुरू होगा ग्राफ, यस और ग्राफ क्योंकि डेल एच लेस देन 0 है तो मेरा स्लोप कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्राफ मेरा इंक्रीजिंग ही आने वाला है। ठीक है, ये वैल्यू होगी मेरी डेल एस नॉट बाय 2.303 की। ठीक है, तो ये ग्राफ ठीक है। अब सेम चीज़ के लिए क्या, चलो बना लो एक और ग्राफ। इसमें ए ये था, बी क्या होगा? डेल एच ग्रेटर देन 0। इसका ग्राफ कैसा होगा? सो मैम सेम एज इन केस ऑफ एंडोथर्मिक। सेम कैसा? मैम एंडोथर्मिक वाला। एंडोथर्मिक वाला ऐसा वाला होगा? यस मैम। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं, तुमने बोला ऐसा वाला होगा, लेकिन मेरा यहाँ पे क्योंकि डेल एस 0 है तो डेल एस की वैल्यू तो नेगेटिव में है, लेकिन यहाँ यस पे तो मेरी डेल एस की वैल्यू इंटरसेप्ट वाली पॉजिटिव में आ रही है। ओ मैम मेरे को लगा वो केस 4 है, सॉरी। क्या? थोड़ा जोर से बोलो खुशू। मैम मुझे लगा वो केस 4 है कि सिर्फ डेलिच पॉजिटिव है। अच्छा उसमें डेलिस भी देखना है। हाँ डेल एस भी देखना है, केस 2 के अंदर कर रहे हैं हम इसका ए और बी। बताओ अब। इंटरसेप्ट नेगेटिव ही होगा, इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा और स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव होगा। डेल एच ग्रेटर देन 0 है नेगेटिव है तो तो स्लोप भी तो स्लोप उल्टा ये सब नेगेटिव होगा, डिक्रीजिंग वाला होगा, डिक्रीजिंग होगा, लेकिन कहाँ नीचे ही बनाएंगे? होगा, ऐसे बनाएंगे ग्राफ, ऐसा। यस ठीक है, ये इसका इंटरसेप्ट, ये इसका स्लोप। ठीक है, तो बेसिकली नीचे वाले हमारे क्वाड्रेंट में चला जाएगा ग्राफ, इस पॉजिटिव वाले में नहीं रहेगा। यस ठीक है, ये चीज़, ये क्या यस था? मैम। 90 और ये था मेरा log k। चलो अब हमें फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट पे। तो इसमें बेसिकली हम ली चार्लीस प्रिंसिपल वगैरह पढ़ने वाले हैं। अगर आज की क्लास में कुछ डाउट है तो वो पूछ लो, क्योंकि ये टॉपिक फिर हम नेक्स्ट ही शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाइम बस 3 मिनट बचा है। कोई डाउट है आज की क्लास में, पुरानी क्लासेस में, तो पूछ लो। नो मैम। नहीं है? चलो फिर मैं आगे का भी फिर हम शुरू कर देते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग
composition of equilibrium mixture. तो पहला इसमें है ली चार्टलियस प्रिंसिपल, मतलब इसमें पहला तो कुछ नहीं है, इसके अंदर हम ली चार्टलियस प्रिंसिपल बेसिकली पढ़ रहे हैं। इसकी बस इफ एनी चेंज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या प्रेशर, मतलब किसी हम चेंज करें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन या प्रेशर या किसी भी इक्विलिब्रियम चीज़ को, इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टीज़ को, इज डन एट इक्विलिब्रियम। तो क्या करता है सिस्टम हमारा, क्या करता है, द इक्विलिब्रियम will shift in the direction where it can minimize this effect। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि सिस्टम बस उस इफेक्ट को क्या करता है, अपोज करने की कोशिश करता है। yes sir। अब इसके आगे हम आगे केसेस करने वाले हैं, इसके अंदर क्या कंसंट्रेशन के क्या इफेक्ट रहेगा, प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके आगे से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। चलो, थैंक यू।